अब फाइनली रिल्डो अपनी ट्रू फॉर्म में आ चुका था और चाहे गोकू उसे कितनी बार भी क्यों ना हरा दे, वो हर बार वापस आ जाता था क्योंकि अब वो पूरा प्लेनेट है। गोकू उससे ज्यादा पावरफुल तो था पर इतनी पावर भी काफी नहीं थी अपने अपोनेंट को हराने के लिए। और दूसरी तरफ रिल्डो वो भी गोकू को नहीं हरा पा रहा था क्योंकि अभी भी गोकू उससे ज्यादा तेज और समझदार था। अब गोकू छुपने लग जाता है क्योंकि फिलहाल इसके अलावा वो कुछ कर भी नहीं सकता था। गोकू किसी तरह उससे भाग ही रहा होता है और तभी वहाँ पर आ जाती है पैन। वो उससे बोलता है कि इस चीज से दूर रहे पर वो सुनती नहीं और रिल्डो डायरेक्ट उसी पे ही अटैक कर देता है। हालांकि पैन अपने आप को प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश करती है पर फाइनली वो भी उसे एक मेटल में कन्वर्ट कर देता है और पैन को बचाने के चक्कर में खुद गोकू भी उसी मेटल का बन जाता है। रिल्डो अपने आप पे बहुत ज्यादा प्राउड होता है क्योंकि उसने उस सेयन को हरा दिया। अब वो गिरू को ऑर्डर देता है कि इनको डॉक्टर म्यू के पास छोड़कर आओ और गिरू वैसा ही करता है। डॉक्टर म्यू की खुशी का तो ठिकाना था ही नहीं। वो तो उनकी एनर्जी इतनी दूर से भी महसूस कर पा रहे थे जबकि वो तो एक मेटल में चेंज हो चुके हैं। वो बोलता है कि इन पे एक्सपेरिमेंट करने के बाद मैं इन्हें पूरे यूनिवर्स में सबसे खतरनाक वॉरियर बना दूंगा और ये मेरे इशारे पे चलेंगे। तो डॉक्टर गोकू को सैकड़ों हिस्से करने ही वाला था पर तभी बीच में आ जाता है गिरू और डॉक्टर म्यू उसकी बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं कि तुम ही हो हमारे असली हीरो क्योंकि तुम्हारे वजह से ही हमें ड्रैगन बॉल मिली और ये सेयंस भी। तुम्हें प्लेनेट M2 में सालों तक याद रखा जाएगा। पर इसके बाद गिरू कुछ ऐसा करने वाला था जिसके लिए सच में इसे सालों तक याद किया जाएगा। वो अपने क्रिएटर पे ही अटैक कर देता है जो आज तक मशीन म्यूटेंट्स की हिस्ट्री में किसी ने नहीं किया। वो सारी मशीनें खराब कर देता है ताकि वो गोकू को रोक सके और यहाँ तक कि वो डॉक्टर म्यू पे मिसाइल से भी हमला कर देता है और इसके बाद वो फाइनली गोकू को नॉर्मल कर देता है। पर अचानक से गिरू इतना बदल कैसे गया? गोकू उठने के बाद सबसे पहले वो सारी मशीनें तोड़ देता है ताकि वो कुछ कर ना पाए और जब तक गिरू वो पैन को सही कर देता है और पैन उठने से पहले सबसे पहले तो गिरू को ही पकड़ती है। वो बोलती है कि तुमने आखिर हमें धोखा दिया क्यों और तुम्हें लगता है कि हम तुम्हें माफ कर देंगे क्योंकि बस तुमने हमें आजाद कर दिया। और गोकू तो बस हंसी रहा था जैसे उसे कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा कि गिरू उन्हें धोखा दे चुका है। पर तभी उनमें से एक रोबोट ट्रंक्स को उठा के लेके चली जाता है और डॉक्टर म्यू उन्हें धमकी देते हैं कि अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं इसको तोड़ दूंगा और अगर ऐसा हुआ तो ट्रंक्स का खेल यहीं पर खत्म हो जाएगा। म्यू बोलता है कि तुम जाके रिल्डो को बुलाओ, वो इन तीनों को आराम से संभाल लेगा। वो रोबोट जाता तो है पर गिरू उसे बीच में रोक लेता है और मौका देख के पैन ट्रंक्स को खींच लेती है और ये सब फिर 10 मिनट तक चलता है। कभी पैन उसे छीन रही थी तो कभी वो रोबोट और इसी के चक्कर में पैन से गलती से वो छूट जाता है और ट्रंक्स उसके तो टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तो क्या आप ट्रंक्स मर चुका है और अभी तो इनके पास अर्थ की ड्रैगन बॉल्स भी नहीं है। अब इसे जिंदा करने का एक ही तरीका है, वो है ड्रैगन बॉल। पर इन दोनों में से किसी को शिप चलाना भी नहीं आता। तो क्या इन सब का खेल यहीं पर खत्म हो गया और क्या ट्रंक्स इसके बाद हमें जीटी में नहीं दिखेगा? पैन अपने आप को दोष दे रही होती है क्योंकि ये उसकी गलती थी। अभी पीछे से आवाज आती है कि मुझे पता नहीं था कि तुम मुझे मरने के बाद इतना मिस करोगी और वो सब पीछे मुड़ के देखते हैं ट्रंक्स को जो कि सही सलामत था और ट्रंक्स गिर को थैंक्स बोलता है ये सब करने के लिए। गोकू ज्यादा हैरान नहीं था, वो हंसते हुए बोलता है कि मुझे तो शुरू से ही शक था। फिर ट्रंक्स बोलता है क्या तुम्हें शुरू से ही पता था? मैंने सोचा अगर मैं गिरू के साथ अकेले काम करूंगा तब ज्यादा अच्छा रहेगा, पर आखिर आपको पता चला कैसे? तब गोकू बताता है मुझे तो शुरू में लगा था कि गिरू ने हमें सच में धोखा दे दिया, पर जब तुम रिल्डो के हाथों उस मेटल में कन्वर्ट हो गए थे तब मुझे थोड़ा शक हुआ क्योंकि तुम उस अटैक को आराम से डॉज कर सकते थे पर तुम्हें देख के लग रहा था जैसे तुम वो अटैक लेना चाहते हो और तब मेरा शक यकीन में बदल गया कि ये तुम्हारा कुछ प्लान है। और पैन एक बच्ची है तो उसे कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर किस प्लान की बात हो रही है। तब ट्रंक्स रिवील करता है कि जितनी भी चीजें अभी तक गिरू ने करी थी, उन्हें धोखा देना, ड्रैगन बॉल चुराना या फिर तुम्हें उस मेटल में कन्वर्ट करना, ये सब ट्रंक्स और गिरू का प्लान था ताकि वो डॉक्टर म्यू का पर्दाफाश कर सके क्योंकि एक ऐसा बहुत बड़ा सीक्रेट है जो वो छुपा रहा है। अब ये सुन के पैन गिरू की तरफ गुस्से से जाती है पर वो एक बड़ी स्माइल के साथ उसे हग कर लेती है और उससे माफी मांगती है उस पर शक करने के लिए। और डॉक्टर म्यू हैरान था कि आखिर इसे मेरे सीक्रेट के बारे में कैसे पता चल गया और तभी वो भागता है अपनी लैब की तरफ पर ट्रंक्स उसे रोक लेता है और वो गोकू और पैन को बताता है कि वो सीक्रेट इस लैब में है। डॉक्टर म्यू उससे भीख मांग रहा होता है कि प्लीज उधर मत जाओ, मानो उधर कुछ ऐसा है जिसे वो पूरी दुनिया से ही छुपाना चाहता है, यहाँ तक कि खुद अपनी आर्मी से भी। पर ट्रंक्स उसकी नहीं सुनता। तो क्या है एक ऐसा सीक्रेट जो डॉक्टर म्यू सबसे छुपा रहा है? अब दरवाजा खुलते ही वो सीधा भागते हैं अंदर देखने के लिए कि डॉक्टर म्यू ऐसा क्या छुपा रहा है। पर वहाँ गोकू को उतना कुछ खास नहीं दिखता, वो बस देखता है एक रोबो बच्चे को जो तो अभी ढंग से पैदा भी नहीं हुआ। पर डॉक्टर म्यू बार बार उससे माफी मांग रहा होता है कि मुझे माफ कर दो कि मैंने इन लोगों को अंदर आने दिया। वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था और डॉक्टर म्यू देखता है कि वो बेबी मर चुका है। तब ट्रंक्स बताता है कि उसने इधर आके उसके सिस्टम में हेरफेर कर दी थी जिससे अब वो पूरी तरह से जनरेट नहीं हो सकता। पैन को समझ में नहीं आता कि एक बच्चे को मारने के लिए ट्रंक्स ने इतनी दिक्कत क्यों ली। तब ट्रंक्स बताता है कि ये कोई आम बेबी नहीं है, दरअसल ये डॉक्टर म्यू की क्रिएशन में से सबसे अलग है और अगर एक बार इसने अपनी ट्रू फॉर्म हासिल कर ली तो इसे हम तीनों मिलके भी नहीं हरा सकते। वो तो शुक्र है गिरू का जिसने मुझे इसके बारे में पहले ही बता दिया था और मैं उसको यहाँ पर रोक पाया। डॉक्टर म्यू अपनी पूरी जी जान लगा देते हैं उसे वापस जिंदा करने के लिए क्योंकि बिना बेबी
कि वो पूरे यूनिवर्स पे कब्जा नहीं कर सकते, पर इसका कुछ फायदा नहीं था। अब वो बेबी हमारे बीच में नहीं था और ट्रंक्स भी उसे यही समझाने की कोशिश करता है कि अब हार मान जाओ, अब तुम पूरे यूनिवर्स पे कब्जा नहीं कर सकते। पैन बोलती है कि अब तो मुझे भी उसके लिए थोड़ा बुरा लग रहा है। खैर आखिर तुमने इसे बनने से रोका कैसे? तब ट्रंक्स बताता है अपना प्लान जो उसने गिरू के साथ बनाया था। वो बताता है कि किस तरह वो जनरल रिडो के जाल में फंस गया जानबूझ के, ताकि वो डॉक्टर म्यू की लैब में जा सके। और ये सुनने के बाद पैन गिरू की तारीफ करती है क्योंकि उसने बहुत ज्यादा मदद करी। तब गोकू बोलता है अगर ये इतना ही पावरफुल था तो मुझे इससे एक बार तो लड़ाई करनी ही थी। पर ट्रंक्स उसे समझाने की कोशिश करता है कि अभी पागलपंती बिल्कुल मत करो, तुम्हें पता नहीं कि वो यूनिवर्स के लिए कितना बड़ा थ्रेट है। तब गोकू बोलता है कि ठीक है मैं बस मजाक कर रहा था। पर गोकू उसे पास से देखने लग जाता है। वो बोलता है कि ये दिखने में तो मुझे बिल्कुल ताकतवर नहीं लग रहा, क्या ये सच में उतना पावरफुल है भी जितना तुम कह रहे हो? और ये देखने के बाद डॉक्टर म्यू भड़क जाते हैं। वो बोलते हैं कि मेरे क्रिएशन से दूर रहो, अभी तुम इस लायक नहीं हो कि तुम उसे देख भी सको। पर अचानक से ही बेबी की आंखें खुलती है और डॉक्टर म्यू ये देख के 10 कदम पीछे हट जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं होता कि बेबी अभी भी जिंदा है और अब उसकी बॉडी खुद ही रीजनरेट होने लग जाती है। ये देख के ट्रंक्स को यकीन नहीं आता कि आखिर ऐसा पॉसिबल कैसे है। मैंने तो उसके सारे सिस्टम फेल कर दिए थे, मतलब ये मेरी सोच से भी कई गुना ज्यादा ताकतवर है और ये एक मशीन म्यूटेंट से कुछ ज्यादा ही है। तब डॉक्टर म्यू हंसते हुए बोलते हैं कि तुम्हें सच में लगा कि तुम बेबी को इतनी आसानी से हरा दोगे? तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो। और बेबी उस चैम्बर को तबाह करके वहाँ से आजाद हो जाता है। उसका पावर लेवल सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग था। डॉक्टर म्यू उससे बोलते हैं अब उन सेयंस को जान से मार दो। वो एक एक करके उन तीनों सेयंस की तरफ देखता है। उसका पावर लेवल देख के अब गोकू भी थोड़ा सतर्क हो चुका था और वो बोलता है कि हम बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते। और वो तीनों ही उस पर लगातार वार करते रहते हैं। उसका खेल वहीं पर खत्म हो जाता है। गोकू को यकीन नहीं होता कि आखिर ये इतनी जल्दी कैसे हार गया। मुझे तो लगा ये बहुत ज्यादा पावरफुल था। और खुद डॉक्टर म्यू को भी यकीन नहीं होता। उन्हें लगता है कि शायद उनकी क्रिएशन में कुछ प्रॉब्लम रह गई और वो वहाँ से चली जाते हैं। पर जाते जाते बेबी का एक पार्टिकल उनके पैरों पे चिपक जाता है। पैन उसे रोकने की कोशिश तो करती है पर वो शिप लेके वहाँ से भाग जाता है और ट्रंक्स पैन को रोक लेता है। वो बोलता है कि अब बेबी मर चुका है तो डॉक्टर म्यू से कोई खतरा नहीं है। पर ये सच नहीं था। डॉक्टर म्यू अपनी शिप पे जाके बोलते हैं कि इन सेयंस ने मेरा प्लान मिट्टी में मिला दिया। और ये बोलने के बाद डॉक्टर म्यू अपना ही गला दबाने लग जाते हैं और उनके शरीर से निकलता है बेबी। और बेबी उन्हें बोलता है क्या तुम भूल गए कि तुम्हें किसने बनाया था और रिल्डो और ल्यूड को बनाने का आइडिया किसने दिया था? तो इसका मतलब म्यू ने बेबी को नहीं बनाया बल्कि बेबी ने म्यू को बनाया है। और ये बोल के तुम मेरे किसी काम के नहीं हो, बेबी उसे मार देता है ठीक जैसा एंड्रॉइड्स ने डॉक्टर जेरो के साथ किया था। और बेबी बाहर देखते हुए बोलता है कि सेयंस मैं अपना बदला लेके जरूर रहूंगा। अब वहाँ से निकलने के बाद गिरू वो शिप सही कर देता है। अब ये सब आराम से जा ही रहे थे पर पीछे से कोई इन्हें पकड़ लेता है और वो होता है रिल्डो। पैन तो गिरू पे चिल्लाने लग जाती है कि आखिर तुमने क्या करा, जैसे मानो ये उसकी गलती हो। पर ट्रंक्स बताता है कि गिरू ने कुछ नहीं करा और वो तीनों बाहर जाके देखते हैं रिल्डो को, जो उनसे बोलता है कि मेरे रहते हुए तुम ये प्लेनेट छोड़ के नहीं जा सकते। पर ये गलत लोगों से पंगा ले रहा था। अब ये तीनों मिलकर करते हैं कामेहामेहा, जिससे खुद रिल्डो तक नहीं बच पाता। और फिर हमें रिवील होता है कि इसके अंदर भी बेबी था जो उन तीनों को दूर से देख रहा था। अब गोकू को भूख लगने लग जाती है। वो बोलता है कि हमें किसी पास ही के प्लेनेट पे रुक जाना चाहिए ताकि हम खाना खा सके। पर पैन साफ मना कर देती है कि बिना ड्रैगन बॉल लिए हम यहाँ से नहीं जाने वाले। और उस ड्रैगन बॉल की लोकेशन होती है एक डिस्ट्रॉयड शिप जिसको एक सूरज खींच रहा होता है। गिरू बोलता है कि उस शिप में ग्रेविटी अर्थ की 70% से ज्यादा है, तो अगर 10 मिनट में वो ड्रैगन बॉल लेके नहीं आए तो वो भी उस सूरज के अंदर समा जाएंगे। तो अब ये तीनों अपना सूट पहन के उस शिप के अंदर चली जाते हैं। इस शिप की हालत ऐसी थी मानो इसे किसी ने बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया हो। और ये कोई छोटी बात नहीं थी। ये सोचते हैं कि आखिर कोई इधर बचा भी होगा या नहीं। पर तभी मिलती है उन्हें ड्रैगन बॉल। ट्रंक्स को थोड़ा अजीब लगता है कि आखिर ड्रैगन बॉल इतनी आसानी से कैसे मिल गई। उसे कुछ तो खतरा महसूस हो रहा था। पर तभी पैन नोटिस करती है कि उनके पीछे कोई खड़ा हुआ है। पर उसकी एनर्जी ना तो गोकू को महसूस हुई थी ना तो ट्रंक्स को। पैन बोलती है कि आप ड्रैगन बॉल पकड़ो, मैं उन्हें देख के आती हूँ, क्या पता इस पे कोई सर्वाइवर भी हो। पैन वहाँ पर जाती है पर उस शिप में मिलता है उसे एक बहुत ही बड़ा रोबोट। पैन उससे बातचीत करने की कोशिश करती है कि हम तुम्हारी यहाँ पर मदद करने आए हैं। पर वो रोबोट वो तो सुनने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो लगातार उस पे बार बार अटैक करते रहता है। पर बीच में ट्रंक्स और गोकू आके उसे रोक लेते हैं और पैन अपने एक की ब्लास्ट से ही उसे हरा देती है। और शिप में आगे जाते जाते ही इन्हें मिलता है एक बच्चा जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो रखी थी। अब वो मान लेते हैं कि इस बच्चे के अलावा शिप में और कोई नहीं बचा हुआ होगा, तो वो उस बच्चे को उठा के उस शिप से चली जाते हैं।
हैं, पर अब इन्हें थोड़ी देर हो चुकी थी। उस सन की ग्रेविटी इन्हें अपनी तरफ खींच रही थी। तो गोकू बोलता है कि अपनी मिनी शिप को छोड़ो और हमें उड़ के दूर जाना चाहिए, और वो वैसा ही करते हैं। वो सब अपनी बाइक को छोड़ देते हैं, पर ये करने के बाद भी पैन उसकी तरफ खींची चली जा रही थी। तभी फिर गोकू एक आइडिया देता है। वो चारों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और कामेहामे का यूज करके वो फोर्स लगा के उल्टी साइड चली जाते हैं। अब ये यहाँ से तो बच गए थे, पर उस बच्ची की हालत अभी भी खराब थी। ट्रंक्स बोलता है कि मैं ऐसे सही नहीं कर सकता, तो हमें पास ही का कोई हॉस्पिटल ढूंढना होगा। और गिरू एक पास के प्लेनेट में वो हॉस्पिटल ढूंढ भी लेता है, और उस प्लेनेट पे जाने के बाद ये घंटों तक उस बच्चे का वेट करते हैं कि काश वो सही हो। और तभी कुछ डॉक्टर आके बताते हैं कि वो बच्चा खतरे के बाहर है। ये चीज बताने के लिए वो गोकू की तरफ मुड़ते हैं, पर गोकू तो वहाँ पर होता ही नहीं है। और तब देखते हैं कि वो तो सोफे के नीचे छुपा हुआ था, और वो बताता है कि इनके पास इंजेक्शन है, तो इनसे बोलो कि मुझसे दूर ही रहें। और दूसरी तरफ वो बच्चा वो फाइनली उड़ जाता है। वो आसपास देखता है कि आखिर वो कहाँ पर है, और फिर वो देता है एक ईवल स्माइल, और एक ईवल स्माइल के साथ वो पूरा रूम ही डिस्ट्रॉय कर देता है। तीनों के तीनों ही हैरान थे कि आखिर अचानक से हुआ क्या। अभी तक तो सब सही चल रहा था। अब सभी के सभी डॉक्टर आग बुझाने में लग जाते हैं, पर ब्लास्ट बहुत ज्यादा खतरनाक था, तो कोई भी अंदर नहीं जा पाता। और तभी वहाँ पर आता है गोकू, जो उस नर्स और उस बच्चे को भी बचा लेता है। सभी लोग गोकू के लिए चीयर करते हैं कि ये बच्चा तो कमाल का है, इसने अपनी जान खतरे में डालकर दूसरों की जान बचाई। तब वो दोनों बोलते हैं, देखा ना ग्रैंडपा, ये लोग इतने भी बुरे नहीं है जितना आप समझते हो, तो आपको अब डॉक्टर से डरना छोड़ देना चाहिए। पर वो देखते हैं गोकू तो भाग चुका होता है। उसे अभी भी डर लग रहा था कि वो उसे इंजेक्शन लगा देंगे। और दूसरी तरफ वो उस बच्चे को लेके चले जाते हैं। वो कहते हैं कि ये बच्चा बहुत ज्यादा लकी है, क्योंकि ये 2 बार मौत के मुंह से बाहर आ चुका है। और दूसरी तरफ गोकू वो तो पेड़ पे चढ़ चुका था। पैन उसे बोल रही थी कि चुपचाप से नीचे आओ वरना तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। गोकू बोलता है कि भाड़ में गया खाना, मैं भूखे मर जाऊंगा, पर मैं उस हॉस्पिटल के अंदर नहीं जाऊंगा। तो इसका मतलब गोकू इंजेक्शन से इतना डरता है कि वो खाना छोड़ने के लिए भी तैयार है। पैन उसे बहुत समझाने की कोशिश करती है कि वो आपको बिना बात के इंजेक्शन क्यों ही लगाएंगे, और वो हमारे कोई दुश्मन नहीं है। पर गोकू साफ मना कर देता है। वो बोलता है कि तुम कुछ भी कहो, मैं उस वाहियात जगह में वापस नहीं जाने वाला। और दूसरी तरफ वो बच्चा उन्हें खिड़की से देख रहा होता है, और फिर हमें रिवील होता है कि ये बच्चा कोई और नहीं, खुद बेबी है, जो बोलता है कि तुम सेंस बहुत ज्यादा पावरफुल हो, और मैं अभी अपनी परफेक्ट फॉर्म में नहीं हूँ, तो तुम्हें एक साथ हराना तो बेवकूफी होगी, इसीलिए मैं तुम्हें एक एक करके हराऊंगा। पैन और ट्रंक्स उसे समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि इस प्लेनेट पे बस हॉस्पिटल में ही खाना है, बाकी जगह आपको खाना नहीं मिलेगा। पर गोकू बोलता है कि रहने दो, मैं मछली ही पकड़ लूंगा। तो फिर पैन जंगल में जानवरों के पास चली जाती है, और दूसरी तरफ गोकू, ट्रंक्स और गिरू वो मछली पकड़ने लग जाते हैं। और वो पैन को अकेले देखते हुए मौके का फायदा उठाता है। वो उससे बातचीत करने की कोशिश करता है। वो उससे जानवरों के बारे में बात करता है और उस जगह के बारे में। और पैन को लगता है कि ये इसी की उम्र का है, तो वो भी उससे दोस्ती करती है। पर जैसे ही वो उसे मारने वाला होता है, तभी पीछे से आ जाते हैं गोकू और ट्रंक्स, और उसे फाइनली रुकना पड़ता है। गोकू उस बच्चे को देखते हुए बोलता है कि तुम्हें डॉक्टर ढूंढ रहे हैं, पर वो मना कर देता है। वो बोलता है कि मैं अब बिल्कुल फिट हूँ। पर वो डॉक्टर वहाँ पर आके उससे बोलता है कि तुम दिखने में तो फिट हो, पर तुम्हारी बॉडी को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, तो चुपचाप तुम मेरे साथ चलो। और उसे जाना पड़ता है। अब इसके पास और कोई रास्ता नहीं था, तो अब वो डॉक्टर की बॉडी पे कंट्रोल कर लेता है। बेबी थोड़ा माजिन बू की तरह है, पर बस फर्क इतना है, ये लोगों की बॉडी के अंदर जाता है और उनकी माइंड, मेमोरी और एबिलिटी पे पूरी तरह से कंट्रोल पा लेता है। तो ऐसा नहीं है कि ये बस उनकी बॉडी पे कंट्रोल कर रहा है, अब इसके पास उनकी यादें भी हैं। वो उस नर्स से बोलता है कि तुम इस बच्चे को कमरे में लेके जाओ, मुझे कुछ काम है। और वो चली जाता है उन तीनों के पास, जहाँ पर गोकू की हालत तो बिल्कुल ही खराब हो चुकी थी, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा भूख लग रही थी। और जो मछली उसने पकड़ी थी उसका टेस्ट तो इतना बेकार था कि वो भूखा रहना ज्यादा पसंद करेगा। पैन बोलती है कि आप हॉस्पिटल के कैफेटेरिया में खाना क्यों नहीं खा लेते, ऐसा नहीं है कि वो आपको बिना बात के इंजेक्शन लगा देंगे। तभी वहाँ से वो डॉक्टर आके बोलता है कि ये सही बोल रही है, हम तुम्हें बिना बात के इंजेक्शन नहीं लगा सकते, और अगर हमने ऐसा करा तो मेरा लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। अब ये सुन के गोकू को थोड़ा अच्छा लगता है, पर वो उसे वार्न करता है कि अपनी बात से पलटना मत। और वो कैफेटेरिया में फाइनली जाके भरपेट खाना खाता है। डॉक्टर ट्रंक से बोलता है कि मैंने सुना था कि तुम्हें टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा पसंद है, क्या तुम हमारी टेक्नोलॉजी देखना चाहोगे? और ये सुन के ट्रंक्स बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। ये हम सबको ही पता है कि उसे टेक्नोलॉजी से कितना ज्यादा प्यार है। तो वो डॉक्टर अकेले में उसे अपनी लैब में ले जाता है और उसे अपनी सारी ही एडवांस टेक्नोलॉजी दिखाता है। पर जैसे ही ट्रंक्स का ध्यान नहीं था, वो पीछे से उस पर अटैक कर देता है, और ट्रंक्स उसकी आवाज सुन के समझ जाता है कि ये तो बेबी है, पर आखिर ये बच कैसे गया। तब बेबी बोलता है कि अगर मेरा एक सेल भी बच गया तो मैं फिर से रीजनरेट कर सकता हूँ। तभी जब तुमने मुझे उस टाइम पे मारा था, तब मैंने एक बच्चे की बॉडी ले ली थी ताकि मैं तुम्हें अपने जाल में फंसा सकूं, और देखो तुम कितनी आसानी से फंस गए। पर ट्रंक्स हंसते हुए बोलता है, या फिर तुम हमारे जाल में फंस गए। और तभी बेबी के चेहरे पे लगता है एक की ब्लास्ट। बेबी हैरान था, वो बोलता है कि तुम्हें पता कैसे चला कि मैं यहाँ पर हूँ। तब गोकू बताता
है कि जब तुम उस बच्चे की बॉडी से 1 सेकंड के लिए बाहर आए थे तब मैंने तुम्हारी एनर्जी सेंस कर ली थी और मैं समझ गया था कि उस डॉक्टर की बॉडी में कोई और नहीं बस तुम ही हो और फाइनली अब हम तुम्हें जड़ से ही मिटा देंगे। वो तीनों ही उस पर अटैक करते हैं पर इस बार बेबी भी पलट के वार करता है और थोड़ी सी लड़ाई के बाद ट्रंक्स पे एक घाव लग जाता है और बेबी वो फाइनली ट्रंक्स की बॉडी के अंदर चली ही जाता है। अब गोकू के लिए बहुत बड़ी मुसीबत आ चुकी थी क्योंकि ट्रंक्स बिना सोचे समझे उन पे अटैक कर रहा था, पर जब गोकू उन पे अटैक करने जाता था तब हर बार पैन उसे रोक लेती थी कि हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि अगर हमने करा तो ट्रंक्स मारा जाएगा। पर फाइनली ट्रंक्स अपनी बॉडी पे धीरे धीरे कंट्रोल पाने लग जाता है और वो सुपर सेयन बन के बेबी को अपनी बॉडी से बाहर फेंक देता है। अब बेबी को पता था कि वो तीनों साथ में ही है तो उसके पास भागने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होता, तो वो उन्हें चकमा दे के वहाँ से निकल जाता है और बाहर जाके वो किसी औरत की बॉडी पे कब्जा कर लेता है। गोकू बाहर आके उसकी एनर्जी सेंस करने की कोशिश करता है पर उसके हाथ कुछ नहीं लगता, तो वो डिसाइड करते हैं कि वो यहाँ से जाके ड्रैगन बॉल लेंगे। वैसे भी उनके पास बहुत कम समय है तो ये चारों भी वहाँ से चली जाते हैं। पर एक बात थी जो ट्रंक्स को समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर उसने ड्रैगन बॉल का यूज क्यों किया हमें चकमा देने के लिए। पर पैन बोलती है शायद उसे हमारी भी ड्रैगन बॉल चाहिए हो और वैसे भी अभी हमें उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए क्योंकि वैसे भी वो उतना बड़ा खतरा नहीं है। और दूसरी तरफ बेबी उसने उस शिप पे बैठे हुए सभी लोगों की एनर्जी खींच ली थी और वो बोलता है कि अभी मेरे पास पावर नहीं थी कि मैं तुम्हारी बॉडी पे कंट्रोल कर सकूं, पर बहुत जल्द मैं तुम सभी की बॉडी पे कब्जा कर लूंगा और फाइनली अपना रिवेंज ले लूंगा तुम सेयन से। तो आखिर ये किस रिवेंज की बात कर रहा है और आखिर ये इनके पीछे इतनी बुरी तरह से क्यों पड़ा हुआ है, ये पता चलेगा आपको अगले एपिसोड में।